हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सिंस हम इस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग किसने बनाई थी? 1848 फ्रेडरिक सोरियो ने। और इस पेंटिंग के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स नज़र आएंगे, कुछ स्काई में दिखेंगे, कुछ नीचे यहाँ ज़मीन में नज़र आएंगे, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आएगा। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है ये ईयर 1848, और किसने बनाई थी ये पेंटिंग? फ्रेडरिक सोरियो ने। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने अपनी इस पेंटिंग के 4 प्रिंट्स बनाए थे। और ये प्रिंट्स उसने क्या सोच के बनाए थे? उसने एक ड्रीम वर्ल्ड की विजुअलाइजेशन की थी। उसने एक कल्पना करी थी कि एक ड्रीम वर्ल्ड कैसा होगा, किस बेस पे आधारित होगा उसका ड्रीम वर्ल्ड। वो था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब बात करें उसके प्रिंट्स की, तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का मीनिंग क्या रहता है कि जहाँ पे सब लोग आज़ाद होंगे और सबको सोशल जस्टिस मिलेगी, सबको मोनार्ची के रूल से आज़ादी मिलेगी। क्योंकि पहले जो फ्रांस था, अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बात करें, उसके अंदर आप बच्चों ने पढ़ा था कि फ्रांस को भी मोनार्ची से आज़ादी मिली थी 1789 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये विजन उसने क्रिएट किया, उसने इसी बेस को ध्यान में रखते हुए, इसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उसने अपने प्रिंट्स चार तैयार किए। तो आज जो आपके सिलेबस में जो ये एक ही हमारा प्रिंट है, फर्स्ट प्रिंट को हम स्टडी करेंगे। अब इस फर्स्ट प्रिंट के अंदर आपको एक सीरीज़ नज़र आएगी जिसके अंदर आपको लोग नज़र आएंगे यूरोप एंड अमेरिका के। तो ये जो लंबी सी आप यहाँ पे ट्रेल देख रहे हो, इसके अंदर पूरे यूरोप एंड अमेरिका कॉन्टिनेंट के सब लोग मार्च कर रहे हैं, और हर एक जेंडर के हैं, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, किसी भी एज ग्रुप के हों, कोई भी सोशल बैकग्राउंड के हों, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सब एक साथ एक लंबी ट्रेन में मार्च करते हुए किस तरफ जा रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हो। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ये सब लोग क्या करने जा रहे हैं? ये यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज पे करने जा रहे हैं। होमेज का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट पे करने जा रहे हैं। तो उनके लिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? ये एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल है किसका? आज़ादी का, फ्रीडम का, जो उनको बहुत देर बाद मिली है। ऐसा फ्रेडरिक सोरियो ने पिक्चराइज किया है, पोर्ट्रे किया है अपनी पेंटिंग के अंदर। तो जब आप देखोगे वो लिबर्टी को पास करते हुए निकल रहे हैं, तो लिबर्टी जो है ना, वो बेसिकली एक फीमेल फिगर के साथ उसको पर्सोनीफाई किया जाता है। पर्सोनीफाई का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो उसमें क्या होता है कि हम एक ह्यूमन क्वालिटी किसी भी एक नॉन लिविंग थिंग को एट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी लिबर्टी क्या है? लिबर्टी तो एक कॉन्सेप्ट है, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि लिबर्टी एक आज़ादी है, एक फ्रीडम है, हमें अपने देश में आज़ादी की जो एक फीलिंग की भावना होती है हमारे अंदर। लेकिन उस लिबर्टी को हमने किससे पिक्चराइज किया है? एक फीमेल फिगर से हमने यहाँ पे उसको पिक्चराइज कर दिया। तो यहाँ पे उसने इसको, लिबर्टी को इसके साथ सिम्बॉलिफाई किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, दूसरे हाथ में उसके चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो ये जो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, उसके अंदर क्या है कि जैसे आपको वोटिंग राइट्स दी जाते हैं, आपको राइट टू प्रॉपर्टी दी जाती है, जिस तरह के राइट्स आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़े होंगे, तो इस तरह के ये जो राइट्स थे, ये इस चार्टर में इस पूरे लोगों के लिए ये सब राइट्स जो थे ये दिए गए थे, स्पेसिफिकली आदमियों के लिए, मैन के लिए दिए गए थे। और इसी पेंटिंग के अगर आप फोरग्राउंड में देखें, बिल्कुल आगे देखें, तो इसके आगे आपको क्या दिखेंगे? शैटर्ड रिमेन्स दिखेंगे, यानी कि टूटे हुए टुकड़े दिखेंगे। किसके टुकड़े हैं ये? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन बोले तो क्या इसका मतलब रहता है कि जितने भी मोनार्च थे, जितने भी किंग थे, उनके टूटे हुए क्राउन्स के टुकड़े, उनकी टूटी हुई कुर्सियों के टुकड़े, उनके जितने भी सिंबॉलिक थे, उनके राजाओं के प्रशासन के जितने भी सिंबल्स थे, उन सब के यहाँ पे हमें टूटे हुए रिमेन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं इस पेंटिंग के फोरग्राउंड में। विच इज़ व्हाट इज़ इट डिपिक्टिंग? एंड ऑफ मोनार्ची, यानी कि मोनार्ची का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। अच्छा, अब सोरियो ने अपनी पेंटिंग का क्या विजन रखा था? यूटोपियन विजन। यूटोपियन अगर आप देखें, न्यू वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक ऐसा विजन उसने पोर्ट्रे किया था जो कि उसको लगता था कि बिल्कुल आइडियल होगा, सब लोग एक जैसे, एक ही सोसाइटी में सब इक्वल होंगे, और किसी भी तरह का किसी का कोई
एब्सोल्यूटिस्ट राज नहीं होगा, कोई भी अपनी अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो ऐसा विजन था जो कि उसको लगता था उस वक़्त शायद एग्जिस्ट ना हो पाए, लेकिन उसने ऐसा सोचा, ठीक है। और जितने भी लोग थे सब वर्ल्ड के, सबको उसने अलग अलग नेशंस में ग्रुप कर दिया, सब अपना फ्लैग एंड कॉस्ट्यूम लेके मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सबके फ्लैग्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली आपको इस पूरी ट्रेल में नज़र आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सब लोग अपने फ्लैग्स और अपने देश के कॉस्ट्यूम डाल के आगे मार्च कर रहे हैं। और सबसे पहले इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कौन सी दो कंट्रीज़ ने किया? यूएस एंड स्विट्ज़रलैंड ने। ये ऑलरेडी उस वक़्त बन चुकी थी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। तो यानी कि ये ऑलरेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके आगे जा चुकी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इस ट्रेल में फ्रांस क्रॉस कर चुका है लिबर्टी को, क्योंकि फ्रांस जैसे मैंने आपको बताया 1789 में ऑलरेडी इसने आज़ादी पा ली थी, वो फ्रीडम हासिल कर चुका था, इसलिए ये भी पास कर चुका है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे फ्रांस के कौन जा रहा है? जर्मनी जा रही है। जर्मनी का ये ट्राई कलर फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ब्लैक, रेड एंड गोल्ड के कलर्स जो हैं इसके फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद सोरियो ने क्रिएट किया ये विजन, ये बताई इमेज कि ये वाली कंट्रीज़ तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। यूएस भी इंडिपेंडेंट हो गया, स्विट्ज़रलैंड भी इंडिपेंडेंट हो गया, फ्रांस भी इंडिपेंडेंट हो गया, ये सब नेशन स्टेट बन चुकी हैं। लेकिन जर्मनी अभी भी एज अ नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। पर उसका विजन ये था कि जर्मनी और उसके अलावा जितनी भी यूरोप के अंदर जो एम्पायर थे, जो किंगडम्स थे, जो राजा के प्रशासन के अंडर दबे हुए थे, उन सब को उसने एक आज़ादी का एक विजुअलाइजेशन देके हमें ये दर्शाया कि यूरोप के जितने भी ये किंगडम्स थे, जितने भी एम्पायर्स थे, सब धीरे धीरे करके नेशन स्टेट की भावना को अपने मन में लिए मार्च करते हुए जा रहे हैं, उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिस पाथ को फ्रांस ने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया पूरे यूरोप के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप इस ट्रेल में देखोगे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, सब एक के बाद एक के बाद एक सब जा रहे हैं। अगर इसी पेंटिंग का हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में स्टडी करें तो ऊपर हेवन से आपको कौन दिखेगा? जीसस क्राइस्ट। आपको साथ में एंजल्स नज़र आएंगे, आपको साथ में नज़र आएंगे यहाँ पे सेंट्स। अब ये सब क्या कर रहे हैं? दे आर गेजिंग। गेजिंग कहाँ पे? मतलब ये अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि इसी तरह से जैसे ये नेशन स्टेट्स आज़ाद हुई हैं, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी हासिल करी है, ऐसे ही सारी जितनी भी ये किंगडम्स, जितनी भी ये रीजन्स हैं जो कि किंग के राज के अंदर दबे हुए थे, ये भी एक आज़ाद नेशन स्टेट के सपने को साकार करने में सक्सेसफुल रहे। ऐसा इनका आशीर्वाद ऊपर से गेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये उसने क्या सिंबलाइज किया आर्टिस्ट ने? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही धरती के भाई हैं, ठीक है। तो ये आर्टिस्ट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फ़ीचर है इस पेंटिंग का, जो कि पेपर में अक्सर बच्चों पूछा जाता है। हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आप जब इस चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स किस चीज़ को पिक्चराइज कर रहे हैं? फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की, विच इज़ फ्रॉम 1800 टू 1900, ठीक है। अब सोरियो ने तो ये सारी की सारी जो विजुअलाइजेशन थी बहुत अच्छे से हमें समझा दी है। अब एंड रिजल्ट क्या था? चेंजेस तो आने ही थे, बदलाव तो आना था। किस में आना था? पॉलिटिकल सिनेरियो में भी आना है, और मेंटली लोगों के दिमाग में भी अवेयरनेस आई, लोगों के दिमाग में जागरूकता आई। तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? नेशन स्टेट की इमर्जेंस, यानी कि जितनी भी अलग अलग डायनेस्टिक एम्पायर्स थे वो सब हो गए ख़त्म और एक नेशन स्टेट इमर्ज हो गई। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न स्टेट का। मॉडर्न स्टेट में क्या होता है कि आपकी एक सेंट्रलाइज्ड पावर आपको कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे, बट यस आपको गवर्न करती है। अगर आप बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो आपको एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो आपको गवर्न करेगी विद कॉमन
रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, कॉमन रूल्स लेंगे, कॉमन लॉज रहेंगे सबके लिए, ठीक है। और नेशन स्टेट क्या है, जिसके अंदर जितने भी उसके मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैं, भले ही वो रूलर्स हों, भले ही वो सिटीजन्स हों, उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी का सेंस डेवलप करना कि हम सब एक ही एंसेस्ट्रल डिसेंट्स को बिलोंग करते हैं, हमारी हिस्ट्री एक है। तो वो कॉमननेस जो है वो कैसे उन्होंने अचीव करी, लड़ाइयाँ लड़के, लीडर्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी, कॉमन लोगों ने भी बहुत हार्डशिप्स फेस करी, और इस तरह उनको क्या अचीव हुई, अपनी आज़ादी, अपनी नेशन स्टेट, अपनी आइडेंटिटी उन्होंने हासिल करी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी इंट्रोडक्शन है। अब हम बढ़ेंगे आगे पहले मॉड्यूल की तरफ, और वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आई एम श्योर आप सबने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि जो एक मोनार्ची होती थी उसने किस तरह अपनी फ्रीडम अचीव करी 1789 में। या पहली लाइन देखें, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रांस आपको सबको पता है एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट थी 1789 में, और वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्च का रूल चलता था, यानी कि राजा अपनी पावर्स को बेझिझक एक्सरसाइज करता था, कोई भी उसकी पावर्स पे लिमिट नहीं थी, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, जैसा उसका दिल करता था वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता था। तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, जैसे जैसे फ्रेंच में लोगों ने रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया, तो वो जो सोवरेनिटी थी वो ट्रांसफ़र कहाँ से हुई, मोनार्ची से कहाँ चली गई, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में, यानी कि सिटीजन्स के पास पावर आ गई। अब वो पावर जो थी वो पहले किसके हाथों में थी, मोनार्ची को अब हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और फ्रेंच सिटीजन्स जो थे अब उनके पास पूरी पावर आ चुकी थी। तो रेवोल्यूशन जो थी वो अब अपनी देश की किस्मत बनाने के लिए उन्होंने शुरू करी, एक नई डेस्टिनी शेप करने के लिए। अब बहुत से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने अलग अलग तरह के तरीके अपनाए, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी। किस पर्पस के लिए अडॉप्ट करी, कि हम कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना पैदा करें, लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा करें कि अब हम सब एक हैं, हम एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये जो आइडियाज़ हैं ला पैट्री एंड ली सिटियन, यानी कि फादरलैंड, यानी कि हमारा जो ये फ्रांस है ये हमारा फादरलैंड है, ठीक है, हम इसके क्या हैं, बच्चे हैं, हम सिटीजन्स हैं। इस नोशन को एम्फेसाइज किया ताकि हमारे अंदर एक यूनाइटेड कम्युनिटी की फीलिंग आए, हम सब इक्वल राइट्स एंजॉय करें, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सब लोग इक्वालिटी वाली फीलिंग को एंजॉय कर पाएँ। दिस वाज द मेन मोटिव। अब क्या था, पहले तो एक मोनार्ची का रूल था, तो ऑब्वियसली एक फॉर्मर रॉयल एक झंडा जो था अपनी मर्जी से लहराते थे, लेकिन जैसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक कहते हैं ना स्पार्क पैदा किया लोगों के दिमाग में, तो फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर, जैसे हमने अभी फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में देखा, तो ये उन्होंने चूज़ किया कि अब हम पुराना फ्लैग नहीं इस्तेमाल करेंगे। एस्टेट जनरल, जैसे हम अपनी कंट्री में बात करें तो एस्टेट जनरल को समझने के लिए आप अपनी कंट्री की पार्लियामेंट को भी अपने दिमाग में रख के चल सकते हो। जैसे पार्लियामेंट में हम लोग अपने MLAs को MPs को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी वोटिंग राइट्स अपने यूज़ करते हैं, तो हम इलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे एस्टेट जनरल जो थी वो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी, ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट करी, उसको वापस से नाम दिया नेशनल असेंबली। एक्टिव सिटीजन्स अगर आपको याद हो, वापस से 9th स्टैंडर्ड में ले जाना चाहूँगी आपको 1 मिनट के लिए। वहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जो कि 25 ईयर्स अबव एज के लोग थे और अपनी 3 दिन की सैलरी को वो एज अ टैक्स पे करते थे, वेजेस अपने 3 दिन के टैक्स पे करते थे, वो बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स थे, और यही जो थे वोटिंग राइट्स के लिए एलिजिबल थे। तो इन्होंने नेशनल असेंबली चुनी, नए नए हिम्स कंपोज किए गए, नई नई ओथ्स प्लेजेस ली गई, कस्में ली गई, मार्टियर्स जिन्होंने शहीद अपनी कहते हैं ना अपने आप को शहीद किया अपने देश के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी, उन सबको याद करने का वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए मौका था। मतलब वो फ्रेंच लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका था, वो नेशन से आइडेंटिफाई करने का, उस नेशन से अपनी फीलिंग को कनेक्ट करने का। फिर अभी पहले तो राजा का जब रूल चलता था तो वो तो अपने हिसाब से अपनी प्रजा को रूल करता था, उसका जैसा दिल करेगा वो करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया जिस
जिसने सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज बना दिए, किसी भी तरह की कोई कस्टम ड्यूटीज़ ड्यूज़ कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, सबको एबॉलिश कर दिया गया, सबको ख़त्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया। पहले क्या होता था, हर एक एम्पायर में, आप इस एम्पायर में रह रहे हो या आप इस एम्पायर में रह रहे हो, आप यहाँ इस राजा का रूल है, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ के राजा के हिसाब से वहाँ के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, आपको वहाँ का एक यूनिफॉर्म, एक जो वेट्स एंड सिस्टम्स का जो एक वहाँ का तरीका है, तौर तरीका है, आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ का एक प्राइस मिलेगा। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, हर चीज़ में यूनिफॉर्मिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया। वो बोले कि अब सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच ही बोली जाएगी, और वो वाली फ्रेंच जो पेरिस में बोली जाती थी वो अब कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी नेशन की। और इस तरह से रेवोल्यूशनरीज़ ने क्या डिक्लेयर किया कि ये हमारा मिशन बन चुका है कि जो डेस्टिनी फ्रेंच ने अपने लिए अचीव करी है, वही डेस्टिनी यूरोप के बाकी के जितने भी एम्पायर्स हैं जो अभी राजा के दबाव में दबे हुए हैं, जो एक किंग के अंडर हैं, उनको कैसे आज़ादी मिले, उनको कैसे फ्रीडम मिले, ताकि वो भी अल्टीमेटली एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं, वो भी अपनी आइडेंटिटी को पहचान सकें। तो जब ये न्यूज़ फैली कि फ्रांस के जो इवेंट्स हैं वो अलग अलग शहरों तक पहुंच रहे हैं, तो सभी जोश से सब ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, भले वो स्टूडेंट्स हों, भले वो एडुकेटेड मिडिल क्लास के मेंबर्स हों, सब ने जैकोबिन क्लब स्टार्ट करने शुरू कर दिए। ये जैकोबिन क्लब्स आपको याद होगा ना, जो मिडिल क्लास के लोग थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उन्होंने ये जैकोबिन क्लब्स बनाए थे, एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई थी। तो अब ये जगह जगह जैकोबिन क्लब्स पूरे यूरोप में बनने शुरू हो गए। पहले तो सिर्फ फ्रांस में बनते थे जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी थी। ठीक है, अब इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इनके जो कैंपेन्स थे, जो इनका प्रचार था, वो एक रास्ता तैयार किया उन्होंने फ्रेंच आर्मीज़ का कि ये किस तरह से जिन्होंने अपने देश को आज़ाद किया, वही फ्रेंच आर्मीज़ ने वही प्रचार किन किन एम्पायर्स में किया, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली। तो उसमें से जैसे हम पढ़ चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड तो ऑलरेडी आज़ाद हो चुका था, ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुका था, जिसमें मैं आपको अगर वापस से अगर रिकलेक्ट कराऊँ तो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुका था। ठीक है, तो ये सारी जो लहर थी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे के पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड कर दी थी। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो थे वो शुरू हो गए, और फ्रेंच आर्मीज़ ने नेशनलिज्म के आइडिया को आगे से आगे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1789 मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस को आज़ादी मिली। तो ये 1789 से लेके 1799 10 साल फ्रांस ने अपनी आज़ादी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसकी एंट्री हुई फ्रांस के अंदर? नेपोलियन जो था वो फ्रांस के अंदर एज अ डिक्टेटर जो था, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। उसने क्या किया, डेमोक्रेसी को फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए फ्रांस ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने रेवोल्यूशंस उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो अल्टीमेटली नेपोलियन ने आके फिर से तहस नहस कर दिया। अब नेपोलियन जो था उसने डिस्ट्रॉय करी फ्रांस में डेमोक्रेसी, लेकिन उसने एक अच्छी चीज़ क्या करी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत ही बढ़िया रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आया कि पूरे के पूरे सिस्टम को वो बहुत बढ़िया तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चला सके। और ये जो बदलाव वो लेकर आया उसको किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। इसको सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नेपोलियनिक कोड आपको अक्सर 2-3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्वेश्चंस के बारे में मैं अलग से आपको बाद में किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम पहले इस मॉड्यूल में। लेकिन आप साथ साथ अंडरलाइन ज़रूर करते रहिएगा। जैसे मैंने आपको 1848 के फ्रेडरिक सोरियो के बारे में बताया, उस फ्रेंच आर्टिस्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ये जो एंजल्स हैं, ये जो क्राइस्ट हैं, ये जो सेंट्स हैं, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? फ्रेटर्निटी को करते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप साथ साथ अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अभी हम बात वापस करते हैं नेपोलियनिक कोड के सिविल कोड ऑफ 1804 की। अब इसने क्या किया, सबसे पहले इसने प्रिविलेजेस जो थे ना बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी
लोग इन्जॉय करते थे कि हम बहुत ही रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे इसने ख़त्म कर दिए। डिड अवे का मतलब फिनिश कर दिए प्रिविलेजेस, यानी कि अब उसने क्या बोला कि अब हम सब लॉ के सामने बराबर हैं, इक्वल हैं, और सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी का हक मिलेगा। अब ये जो कोड था ये अलग अलग रीजन्स में फैलने लग गया। फ्रेंच कंट्रोल के तो अंडर था ही, डच रिपब्लिक में गया, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, सब जगह नेपोलियन ने बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बड़ा सिंपल तरीके से उसने मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया कि अब सब चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से चलेंगी। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जैसे एक किंग होता है, वो अपना लैंड किसको देता है, नोबल्स को देता है, ठीक है। नोबल्स आगे अपने वॉरियर्स को देते हैं, ठीक है। वॉरियर्स किसको देते हैं, काम करवाते हैं बेचारे पीजेंट से, ठीक है। अब पीजेंट क्या करेगा, वो लैंड पे काम करेगा तो भाई टैक्सेस तो पे करेगा ना, रेवेन्यू पे करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो वो रेवेन्यू पे करते थे। तो ये सारा फ्यूडल सिस्टम जो था ये सारा का सारा नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया और पीजेंट्स को आज़ादी दिलाई। किससे, सर्वडम से। सर्वडम मतलब होता है भाई हम बॉन्डेड लेबर है, हम तो गुलाम हैं, हम स्लेवरी कर रहे हैं, हम ड्यूज़ पे कर रहे हैं, वो सब इसने ख़त्म कर दिया। टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेड को लेके जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बिजनेस को लेके जो ये लोग काम करते थे, उन सब पे रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव किए। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, सबके सब ने ये न्यू फाउंड फ्रीडम को बहुत इन्जॉय किया। उनको तो लगा कि हमारी तो सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो रही हैं। बिजनेसमैन जो थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो छोटे छोटे काम करते थे, छोटे छोटे बिजनेस चलाते थे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भाई ये जो यूनिफॉर्म लॉज हैं ये तो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, हमें तो बड़ी इजी हो गया हमारे लिए हर चीज़ को एग्जीक्यूट करना। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम है भाई अब वेट्स एंड मेजर्स का, आपको कोई अलग अलग तोल या माप नहीं करना पड़ेगा, एक ही तोल हर जगह चलेगा। कॉमन नेशनल करेंसी हो गई, अलग अलग रीजन की अलग अलग करेंसी रहती थी ना, क्योंकि राजा का जो राज चलता था, तो वो कॉमन नेशनल करेंसी ने बहुत बढ़िया काम किया। उससे क्या होता था, आपके जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैं वो बहुत ईजीली आप उसको मैनेज कर पाते थे। कैपिटल यानी कि आपका जो मनी है वो भी एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ईजीली मूव कर रहा है। लेकिन आप जब इतनी सारी कुछ अचीवमेंट ला रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो भाई ड्रॉबैक्स आएंगे ना। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे, वो ड्रॉबैक्स नेपोलियन ने किए तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन काफ़ी जगहों में इनिशियली, जैसे हॉलैंड की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की बात करें, ब्रूसल्स जैसे आप ऑलरेडी पढ़ेंगे इस साल ऑब्वियसली, मैंस, मिलान, वॉर्सो, फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम किया गया, दोनों हाथों से वेलकम किया गया कि भाई ये तो हमारे लिए आज़ादी की लहर लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इनिशियल एंथुजियाज़म था ना, जो जोश था, वो एकदम हॉस्टिलिटी में बदल गया कि लोगों के अंदर एक इनडिफरेंट एटीट्यूड पैदा हो गया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कि कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही हैं लेकिन हॉस्टिलिटी जो थी वो एकदम से, जोश जो थी वो हॉस्टिलिटी में बदल गई। ये क्लियर हो गया कि भाई जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए हैं वो हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को कर्ब कर रहे हैं। कर्ब यानी कि स्टॉप कर रहे हैं, हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप जो हासिल कर ली ना, ठीक है ना, वो डिक्टेटरशिप की गद्दी पे उसने फिर से वापस फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब टैक्सेशन बढ़ने लगे। टैक्सेशन क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि नेपोलियन वॉर्स बहुत लड़ता था, वॉर्स लड़ने के लिए उसको पैसा चाहिए, मनी कहाँ से आएगा? आर्मी को मेंटेन करना है भाई, आर्मी को सब एक्सपेंडिचर देने हैं, कहाँ से आएंगे? वो जनता भरेगी ना, टैक्सेस भरेगी। अब जनता कहाँ पसंद करेगी कि हम अपनी कमाई में से वो टैक्सेस सारे पे कर दें? तो ऐसा करके ये इंक्रीज टैक्सेशन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकला। पॉलिटिकल फ्रीडम बंद हो गई, वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकला। सेंसरशिप कर दी नेपोलियन ने, बोला कि मेरे बारे में कोई भी किसी भी तरह का कोई बैड कमेंट नहीं बोलेगा, कोई पब्लिश नहीं होगा, मेरे लिए कोई भी बुरा नहीं बोलेगा। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज़, फ्रेंच आर्मीज़ में ज़बरदस्ती सोल्जर सप्लाई करने लग गए लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि नेपोलियन जो था वो पूरे के पूरे यूरोप को हड़पना चाहता था, कब्जा करना चाहता था, ठीक है। तो ये जितने भी इसके हमने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं बच्चों, इनको अंडरलाइन कर लो। ये ड्रॉबैक्स बहुत ही सिंपल है, वापस से बता देती हूँ। पहला है पॉलिटिकल फ्रीडम को उसने कर्ब कर दिया, उस पर रोक लगा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप उसने बढ़ा दी कि मेरे बारे में कुछ नहीं छपेगा, और ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज़ में लोगों को भर्ती करना
शुरू कर दिया क्योंकि वो लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ लड़ रहा था। तो यही जो 4 हमने यहाँ पे ड्रॉबैक्स पढ़े, वो जितने भी उसने एडवांटेजेस भले किए थे, गुड किए थे लोगों के लिए, तो इस तरह से आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ये नेपोलियन दिखाया है कि नेपोलियन हेयर इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813। उसने जितनी भी टेरिटरीज अपनी यहाँ पर जितनी भी उसने कब्जा किया था लड़के, सब एक एक करके उसके उस पिटारे में से निकल रही हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी यूरोप को कॉन्कर करने के लिए। ठीक है, वो लालच में बढ़ता गया, लेकिन इवेंचुअली उसने धीरे धीरे करके सब टेरिटरीज गंवा दी। ठीक है बच्चों, अब ये मॉड्यूल 1 आपका मैंने आपको बड़ी क्लियरली समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मॉड्यूल 2 को क्लियर करेंगे। बच्चों, जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको ध्यान से स्टडी कर लेना, अंडरलाइन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको पढ़ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 2 के साथ। थैंक यू।